गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अवस्थी अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। उसका हमने प्रूफ भी किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। उसके हमने जो दो डेरिवेशन दे रखे थे, एक तो 2 सेट के लिए दे रखा था, एक 3 सेट के लिए डेरिवेशन दे रखा था। दोनों डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और है। वैसा एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक उसी से रिलेटेड और है जो इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन वाला। तो वो तो इतना ही था। देख एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखे जितनी भी अभाज्य संख्या हैं बिटवीन 1 to 100 प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे किसके बीच में 1 to 100, वो सारे आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। किसके बीच में हैं, बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में जितने भी आपके पास प्राइम नंबर दे रखे हैं वो सारे आपको प्राइम नंबर इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालें। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर प्राइम नंबर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। एक तो कौन सा होगा, 1 होगा। एक आपको जो नंबर दे रखा है वो खुद फैक्टर होगा, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो जो 1 होता है, एक आपको जो भी आपको संख्या दे रखी है, जो भी आपको नंबर दे रखा है वही खुद का फैक्टर। जैसे 2, एक ध्यान रखना, एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक कौन सा होता है 2। 2 फैक्टर होते हैं 1 into 2। इसके बाद 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है। 1 into 3 वापस क्या आता है 3। 4 नहीं होता, 4 के कितने फैक्टर हो गए? 4 को हम लिख सकते हैं 1 into 4 भी लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2 भी लिख सकते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 भी हो गया, 4 भी होता है, और एक कौन सा आ जाएगा 2। इसके 3 एक से ज़्यादा फैक्टर। इसके बाद कौन सा आएगा 5 आएगा। ये सारे क्या होते हैं अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या निकालनी है तो हम उसी से निकालेंगे, किससे? अवस्थी अपवर्जन से। 1 से 10 के बीच में आपको अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं उसी से निकालेंगे। 1 से 10 के बीच में, 1 से पहले 10 के बीच में आपको पता है 2 होती है, 3 होती है, 5 फिर 7 यही होती है। तो इसी से निकालेंगे। और आपको निकालना क्या है? इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या निकालें। वही है कल वाला जो काम है, उसी से हम क्या मान के चलेंगे? माना लेट ABCD 4 सेट ले लिए, आर सेट्स 4 सेट विच आर किसका सेट है? बिटवीन उन सभी संख्याओं का, माना A किसके बीच में? माना ABCD उन सभी संख्याओं का समुच्चय है जो किससे विभाजित होती हैं? 2 3 5 एंड से। ABCD आर 4 सेट विच आर 4 सेट्स ऑफ नंबर्स किसके बीच में? बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल, विच आर, वैसे तो डायरेक्ट ही ठीक था, लिखवा दी अब तो लेंगे, विच आर डिविजिबल। क्योंकि कई बार ये भी रहता है सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया आपने, हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं। विच आर डिविजिबल बाई 2 3 5 एंड 7 दोनों के लिए बता देंगे, लैंग्वेज में तो कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ABCD उन सभी संख्याओं का समुच्चय, ABCD 1 से 100 के मध्य उन सभी संख्याओं के समुच्चय हैं जो 2 3 5 7 क्रम से 2 3 5 7 से विभाजित होती हैं। उन सभी मतलब A तो हमने क्या ले लिया 2 से, विच आर डिविजिबल बाई 2। B हमने उन सभी का सेट ले लिया विच आर डिविजिबल बाई 3।
सी हमने उन सभी संख्याओं को समुच्चय मान लिया जो किससे डिविजिबल हैं 5 से, और डी हमने उन सभी संख्याओं का समुच्चय माना है जो किससे विभाजित हैं 7 से, ये हमने मान लिया। अब इनसे पहले सबसे पहले इनसे विभाजित होने वाली संख्याएं निकालेंगे, कौन कौन सी हैं इनसे विभाजित होने, क्योंकि जो इनका मल्टीप्लाइंग वो तो विभाजित, जैसे आपने लिखा 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2 आएगा जो किससे विभाजित हो 2 से विभाजित, 2 इंटू 2 आएगा तो ये तो कौन सी संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी, अभाज्य संख्या। इनसे नहीं विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू हम किसके निकालेंगे, मॉड ऑफ ए 100 अपॉन कितना आएगा 2 से विभाजित होने वाले निकाल रहे हैं तो 50 आएगा। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे बी, मतलब किससे विभाजित होने वाले, विच आर डिविजिबल बाई 3, तो 100 अपॉन 3 आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 33 के। इसके बाद आएगा सी, ये किसके इक्वल आएगा 100 अपॉन में आएगा 5 आएगा, तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 100 अपॉन 5 20 के इक्वल। इसके बाद आएगा डी 100 अपॉन 7 आएगा, और 7 से डी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 10 बच गए कितने 3, तो 4 आ जाएगा, ये आएगा। इसके बाद कौन से निकालेंगे, 4 तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इंटरसेक्शन 2 के लिए ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू निकालोगे, मतलब ए तो क्या हो गया 2 से विभाजित होने वाली, और बी किससे विभाजित होने वाली 3 से, 2 और 3 से जितने भी विभाजित हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3, तो 100 अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू 3 आएगा, ये वैल्यू कितने किसके इक्वल आ जाएगा 6, तो यहाँ से 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 आएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद आएगा ए इंटरसेक्शन सी, वैल्यू किसके इक्वल आएगी 100 अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा 5 आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल। इसके बाद आएगा ए इंटरसेक्शन डी, और वो आ जाएगा 100 अपॉन कितना आएगा 2 इंटू 7 यानी 14 हो जाएगा, और 14 होगा तो कितना आएगा 7 आएगा। इसके बाद आएगा बी इंटरसेक्शन कौन सा आ जाएगा सी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी बी इंटरसेक्शन सी, बी तो किसके लिए था 3 के लिए, सी 5 के लिए, 15 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ से आएगा फिर बी इंटरसेक्शन डी, कौन सा आ जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 100 अपॉन में आएगा 3 इंटू आएगा 7, कितना हो जाएगा 21, कितना आएगा 4 आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। आगे फिर से वैल्यू निकालेंगे कौन सी, बी इंटरसेक्शन डी आ गया, एक बच गया सी इंटरसेक्शन डी, इसकी वैल्यू सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू निकालोगे, और सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 100 अपॉन सी, तो किसके लिए था उन सभी नंबर का सेट था जो किससे डिविजिबल हो 5 से, और डी था जो किससे डिविजिबल हो 7 से, तो यह आएगा 5 इंटू 7 आ जाएगा मतलब 35, और यहाँ से किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि 103 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आपको लेना नहीं है, यहाँ से यही वैल्यू है। इसके बाद कौन सी वैल्यू, फिर आएगा ए इंटरसेक्शन 3 के, बी इंटरसेक्शन सी आएगा, और ये वैल्यू आएगी 100 अपॉन ए 2 3 5, किसके इक्वल आएगी 2 3 5 के इक्वल आए, और यहाँ से कितना होगा 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसके बाद आएगा ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इंटरसेक्शन डी, सी को चेंज कर दिया, तो 100 अपॉन में आएगा कितना आ जाएगा 2 3, एक ही चेंज हुआ है, कौन सा 7 आ जाएगा, और 7 आएगा तो यहाँ से कितने हो गए 42, और 42 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वैल्यू आएगी 2। फिर आएगा डी भी चेंज हो गया, अब बी को चेंज करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा डी, यही आएगा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 100 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा 5 आएगा, इंटू आ जाएगा 7, तो कितना हो गया 70, यही आएगा 10 70, और वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। लास्ट वैल्यू बस ए की ये वैल्यू आएगी, बी इंटरसेक्शन आएगा, सी आएगा, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा डी आएगा, तो
तो मतलब कौन कौन से 100, बी तो किसके लिए था 3, 5, 7, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, 15 इंटू 7 105, वैल्यू क्या आएगी 0। ये वैल्यू आएगी, वैल्यू नहीं आएगी। 100 को डिवाइड करोगे 105 से तो क्या आएगी वैल्यू 0। लास्ट वैल्यू बची है, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे इंटरसेक्शन चारों के लिए, वो भी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 3 की वैल्यू 0 है तो चारों को मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। वैसे देख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, वैल्यू आएगी 100 अपॉन 2, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी वापस 0 आएगी, ये वैल्यू आएगी 0। अब जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुटअप करें, वैल्यू कौन सी आएंगी तब 2, 3, 5 या 7 इनमें से किसी भी एक से 2, 3, 5, 7 से विभाजित होने वाले, पहले कौन से निकाल रहे हैं विभाजित होने वाले, विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी आएंगी, कुल संख्या विच देन नंबर विच आर डिविजिबल, टोटल नंबर निकाले हैं, टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, 3, 5 और 7, या जो किससे डिविजिबल हो 2, 3, 5 या फिर 7 से डिविजिबल। इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये वैल्यू बताई थी, और इसकी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आएगा माइनस, फिर दो सेट का इंटरसेक्शन, प्लस आ गया अब माइनस आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, ए डी आएगा, ये सारी वैल्यू माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, फिर बी सी आएगा माइनस बी डी आएगा, फिर आएगा माइनस सी डी आ जाएगा, यही वैल्यू आएंगे, टोटल 6 हो गए। इसके बाद 4 कौन से आएंगे 3, 3 वाले ये सारे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर आएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा, यहाँ से वैल्यू लिख रहा हूँ, मिटा दूँ एक बार, वापस बाद में मिटा देंगे, मिटानी तो पड़ेंगी, ऊपर रख देंगे वैल्यू, इसको मिटाएं, क्या आएगी वैल्यू प्लस, 2 सेट हो गए। इसके बाद कौन सा आएगा ए इंटरसेक्शन सी आएगा, इंटरसेक्शन डी आएगा, इसके बाद आएगा ए इंटरसेक्शन कौन सा आएगा सॉरी बी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा, और माइनस आएगा इन चारों सेट का इंटरसेक्शन आएगा, सी इंटरसेक्शन डी आएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी, वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नंबर तो चाहिए हमें। देन इसकी जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आ जाएगी, पहली वैल्यू 50 प्लस 33 आएगा प्लस 20 आएगा, यही वैल्यू आएगी, प्लस 14 आ गया, माइनस 16 आ गया, माइनस 10 आएगा, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, माइनस 3, ये वैल्यू क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया क्या, 3 तो प्लस में आएगा सॉरी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी अब प्लस में आ जाएगा, प्लस 3, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 सही है, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये वैल्यू माइनस 0 ही है 1 नहीं, ये वैल्यू। अब यहाँ से आपको कैंसिल करना है, 3 प्लस 2 प्लस 1 5 6 हो गए, 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 6, 14 माइनस 6 कैंसिल करोगे या तो इनको ऐड कर लो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस, यहाँ से आएगा, हाँ ये हो गया 10 4 कितने हो गए 14 हो गए, माइनस के 16 माइनस के 2 कितने बचेंगे माइनस के 18, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लिया करो जितने, माइनस के 7 और प्लस के 2 तो कितने बचे माइनस के 5, माइनस के 5 इसमें से कैंसिल करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी माइनस के 5 27, तो वैल्यू बचेगी सिर्फ कितनी 50 प्लस
27 ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से अगर इन सबको ऐड करोगे तो आएगी वैल्यू 77 आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू। अब ये तो थे जो 2, 3, 5 और 7 से डिविजिबल होने वाले, या तो 2 से डिविजिबल होने वाले, या 3 से, या 5 से, या 7 से, वो नंबर थे। जो नए डिविजिबल होने वाले होंगे विच आर नॉट डिविजिबल, कौन से, विभाजित नहीं होने वाले, नॉट डिविजिबल, विभाजित नहीं होने वाले, वो कितने होंगे, ये तो विभाजित होने वाले थे, विभाजित नहीं होने वाले होंगे 100 माइनस 77 आएगा, यही आएगा। 77 आएगा तो कितने, किसके इक्वल आएगा, 23। मतलब ये सारे 1 से 100 के मध्य कितनी आ गई, अभाज्य संख्या, सारी नहीं आई क्योंकि हम यहाँ से ले रहे थे। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू ले रहे थे, 2, 3, 5, 7। अब उस जो इससे विभाजित होने वाले नंबर निकाले उसमें 2 भी तो आएगा, उसमें 3 भी आएगा, उसमें 5 भी आएगा, 7। पहले ये जो विभाजित होने वाले उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 ये आ गए। तो ये तो अभाज्य संख्या ही हैं, टोटल 4 अभाज्य संख्या और बच गई। कौन कौन सी आ गई, गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, 28 बचेगा, ये इतना नहीं आएगा, 1 मिनट, 53 यहाँ से कितना आएगा, इनको कैंसिल करके ये सही है 28 आएगा, इतना नहीं आएगा 28। यहाँ से फिर 78 होगा तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 22 के इक्वल। माइनस करके देखो ने तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 22 के। अब टोटल 4 नंबर और हैं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कितनी आ जाएंगी, 22 तो ये आ गई, प्लस 4 जिससे हमने विभाजित किया था वो भी क्या थी, सारी अभाज्य संख्या। लेकिन एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है न भाज्य संख्या, उसको माइनस करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 25। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25, क्योंकि एक के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो एक ना तो अभाज्य ना भाज्य, तो कौन सी हो जाएगी, टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 के मध्य 25। ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6, इतने ही हैं इसमें। इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 2 वो स्टार्ट, वो भी इसी में दे रखा है क्वेश्चन। आराम से आपको 1 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे तो लगभग यहाँ से भी चांसेस हैं पूरे क्वेश्चन, लेकिन एक और थोड़ा बहुत तो और पढ़ेंगे हम। क्या दे रहे, रिलेशन के बारे में दे रखे हैं। एक मिनट मैं बता देता हूँ क्या क्या दे रखे हैं, वो ही पढ़ेंगे और तो हमें पढ़ना ही नहीं है। कहीं आप सारा लग जाओ, सारा पढ़ के करेंगे क्या, जो काम का ही नहीं है वो हम क्यों पढ़े। रिलेशन, क्या दे, चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन। सिर्फ रिलेशन पढ़ेंगे जो आपका पढ़ा हुआ भी है चैप्टर नंबर 2, यानी रिलेशन, संबंध। संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 दे रखा है इसमें। अब संबंध क्या है, पहले तो जितने भी वीडियो दे रखे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। इसके बाद हाँ सब्सक्राइब करना है और शेयर करना, फटाफट ये काम करो। तब तक मैं देख लेता हूँ कितने कर रहे हैं कितने नहीं। हाँ करो फटाफट, जो नहीं कर रहे हैं बैठे हैं ना आराम से, अरे खा लिए बाद में कर फटाफट। क्या कर रहे हो, कहीं तो लागे रहे हैं खाता टाइम। वैसे ये भी ऑनलाइन क्लासेस
का बेनिफिट होता है। घर पे बैठे बैठे खाते रहो, कई बार नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते खाते खाते ऐसे लेटे लेटे पढ़ रहते हैं। साथ साथ में आपको समझना भी है, आराम से एकदम मतलब टेबल पे बैठ के वैसे पढ़ना है। अब रिजाई में बैठे बैठे मत लाग जाओ, रिजाई तो वैसे ही घर में आ गई, लेकिन खाट पे बैठे टेबल ले लेना, वहाँ पर आराम से पढ़ना और वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि कुछ बातें समझ में नहीं आती फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हो ना तो वहाँ पर वो अगर कुछ बातें एक भी बातें अगर छूट जाती है फिर पूछते हो सर वो वहाँ से कैसे आ गए। आप क्या करते हो, तो कई बार लगे रहते हो फास्ट फॉरवर्ड के, तो वहाँ से कुछ बातें समझ में नहीं आती, आपको वीडियो पूरा देखना है। ओके, कर दिया सबने लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया। चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 2 क्या दे रखा है, रिलेशन। संबंध होता क्या है, दो सेट लेंगे, सेट पे डिपेंड है। अगर ए और बी कोई भी दो सेट दे रखे हैं, एक तो ए दे दिया एक बी दे दिया, ये दो कोई भी दो सेट्स दे रखे हैं, कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, कार्तीय गुण, तब ए क्रॉस बी, सबसे पहले आपको क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी, इसका प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक सबसेट, प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, ए से बी में, ए से बी में संबंध कहलाता है, ए से बी में संबंध कहलाता है। सेट्स कौन से होने चाहिए ये भी ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी यानी अरिक्त समुच्चय, इसमें कोई न कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए, कितने भी एलिमेंट हो कोई भी न कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना। जैसे ए दे रखा है 1 2 लिख दिया मैंने, बी मैंने सेट ले लिया, छोटे से छोटा लेके चलते हैं, ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम, ए बी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी निकालोगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 1 ए आएगा, 1 2 ए आएगा, फिर क्या आएगा 1 बी आएगा, 2 बी आएगा, ये इसके एलिमेंट आएंगे। टोटल ये 4 एलिमेंट आएंगे किसमें, ए क्रॉस में। तो इसका प्रत्येक सबसेट, अब ये सेट फिर से एक सेट आ गया, इसके जितने भी सबसेट होंगे, टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n, यहाँ पर 4 दे रखा है तो 2 की पावर 4 कितने सबसेट बनेंगे, टोटल 16 बनेंगे। जितने भी सबसेट हैं इसका सबसेट निकालोगे, जितने भी चाहिए कोई भी सबसेट, वो सारे सबसेट। ये ध्यान रखना ए और बी दोनों में डिफरेंस है, इसमें कोई भी एलिमेंट, इसके तो सबसेट, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें आना चाहिए अरिक्त समुच्चय। तो फाई होगा, फाई रिलेशन होगा या नहीं होगा, फाई ध्यान रखना रिलेशन होता है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इसका तो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि फाई किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। हमने सिर्फ कंडीशन इनके लिए लिखी है, ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। फाई इसका तो सबसेट आएगा, इसके तो टोटल जितने भी सबसेट उनमें फाई आएगा, और इसके सबसेट ही क्या कहलाते हैं, ए से बी में संबंध कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं, ए टू बी। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ए टू, किसके बीच में, रिलेशन कहलाता है बिटवीन ए टू बी, किसके मध्य, ए से बी के मध्य संबंध कहलाता है, ए टू बी, यही कंडीशन दे रखी। अब आपने अगर आपने वैल्यू निकाली बी क्रॉस ए निकाला, तो वो संबंध किस में हो जाएगा, बी से ए में। ये संबंध किससे हैं, ए से बी में। ये संबंध की डेफिनेशन होती है, रिलेशन की डेफिनेशन। अब अगर आप प्रतिलोम संबंध, इसके लिए कुछ टाइप्स आएंगे। प्रतिलोम संबंध लिखोगे, प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन, रिलेशन के प्रकार आएंगे। प्रतिलोम संबंध क्या होगा, प्रतिलोम संबंध भी लिखेंगे, संयुक्त संबंध भी निकालेंगे, वो सारे हैं। प्रतिलोम संबंध क्या है, प्रतिलोम संबंध होता है ए क्रॉस बी दे रखा है, अगर इसके ऑर्डर पेयर, ये कर्मित युग्म कहलाते हैं, अगर आपने ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को उल्टा कर दिया, पहले जो लास्ट सेकंड एलिमेंट आ रहा है उसको पहले लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट को अगर आपने बाद में लिख दिया तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसका मतलब प्रतिलोम हो गया, यानी कौन सा हो गया, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी, रिलेशन को हम जनरली आर से डिनोट करते हैं, एक बार हमने इसी को संबंध मान लिया, ये संबंध दे रखा।
अगर ए क्रॉस कोई भी संबंध दे रखा आर, कोई भी एक संबंध दे रखा है, तो उस संबंध में जो कर्मित युग्म आ रहे हैं, कर्मित युग्म के एलिमेंट को, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को अगर आप उल्टा लिखोगे तो वो क्या कहलाता है? इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। आर का इन्वर्स रिलेशन किससे डिनोट करेंगे? आर इन्वर्स से। आर इन्वर्स की वैल्यू कौन सी होगी? इसमें वो एलिमेंट आएंगे ए बी, अगर आर इन्वर्स में आ रहे हैं तो बी ए किसका एलिमेंट होगा? आर का। मतलब उल्टा होता है, जो आर में आएंगे, अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी ए किस में आएगा? आर इन्वर्स में। अगर ए बी आर इन्वर्स में आ रहा है तो ये किस में आएगा? आर में। उसके एलिमेंट को चेंज कर दो, वो एलिमेंट किसका हो जाएगा? आर इन्वर्स का। ये हो गया इन्वर्स रिलेशन। इसके बाद आपने कुछ संबंध आपने पढ़े भी हैं, एक तो सम्मित आता है, एक संक्रामक आता है, एक समतुल्य, वो सारे। एक तत्समक संबंध होता है। क्या होता है? तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटिव रिलेशन। तत्समक संबंध प्रकार हैं, टाइप्स इसके पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे पर थ्योरम आएंगे, इससे पर एग्जाम्पल आएंगे। अब आपको तत्समक संबंध ही नहीं पता हो तो पढ़ोगे क्या? आगे थ्योरम में करोगे क्या वहाँ पर? फिर तत्समक संबंध क्या होता है? अगर आपको कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, कोई भी दे रखा है, एक ए मान लो, बी मान लो, जो भी आपको नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, ए पर ए हमें कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, इस पर आर, ए पर आर क्या दे रखा है? एक रिलेशन दे रखा है। अगर ओनली एक ही सेट पर रिलेशन दे रखा हो, मान लीजिए एक ही सेट पर है यहाँ पर, तो वो हमेशा ध्यान रखना एक ही सेट पर होगा तो वो क्या होता है? ए क्रॉस ए होता है, तो उसी का सबसेट होता है। आर हमें कोई भी एक संबंध दे रखा है, ए तो हमें कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, देन लिखो क्या? तब ए पर परिभाषित, ए पर डिफाइंड परिभाषित संबंध आर, देन ए रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए is called आइडेंटिटिव रिलेशन। वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको समझाना ही है। आइडेंटिटिव रिलेशन समझ में आनी चाहिए, समझ में आ जाएगी तो हाँ समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगी तो सारा काम फिट है। कौन सा रिलेशन कहलाता है? आइडेंटिटिव रिलेशन कहलाता है। तब आर पर परिभाषित संबंध आर इज कॉल्ड, क्या लिख दिया? अदर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिए, कोई बात नहीं। आर पर डिफाइंड जो भी रिलेशन होगा, आर पर परिभाषित संबंध क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। यदि कौन सी कंडीशन हो? अगर ए एलिमेंट हो किसका? इफ कंडीशन आनी चाहिए, ए जो होगा ए वो किसका एलिमेंट आना चाहिए? आर का। फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। अब समझ में आई कि को नहीं आई? जिसको मन बेरो ही को नहीं अब कैसे आएगी समझ? अब देखो यहाँ से, अगर मान लीजिए ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, तो इस पर जो परिभाषित संबंध है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तत्समक संबंध आई की वैल्यू कौन सी होगी? ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी से नहीं। ए का संबंध किससे होना चाहिए? ए से। तत्समक संबंध में किसी भी एलिमेंट का जो संबंध है केवल और केवल उसी एलिमेंट से होता है। आइडेंटिटिव रिलेशन में किसी भी एलिमेंट का जो रिलेशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसी एलिमेंट से होगा केवल और केवल। ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से होना चाहिए, सी का संबंध सी से होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटिव रिलेशन कहलाता है। इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ए का संबंध बी से नहीं आना चाहिए, केवल और केवल उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। ए तीन एलिमेंट है तो तीनों आने चाहिए। ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। ये ध्यान रखना, जैसे आपको वैल्यू दे दी ए ए और बी बी, ये दे रखा है, तो ये आइडेंटिटिव तत्समक संबंध नहीं कहलाता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सी एलिमेंट ए में तो था लेकिन किस में नहीं आ रहा? सी का रिलेशन किस में नहीं आ रहा? इसमें नहीं आ रहा। सी का संबंध सी से इसमें नहीं है इस रिलेशन, तो ये क्या नहीं कहलाता है? तत्समक संबंध को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ये हो गया तत्समक संबंध। इसके बाद आता है समतुल्य। दोनों में डिफरेंस देखना थोड़ा सा आएगा।
एक समझने वाली बात है। समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समतुल्य संबंध क्या है? समतुल्य संबंध में कंडीशन आती है अगर इफ ए एलिमेंट हो किसमें, ए में, तो ए का संबंध ए से होना चाहिए, तो वो संबंध क्या कहलाता है? समतुल्य। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटी में भी आपने ये कंडीशन लिखी थी, इसमें भी यही कंडीशन है, इसमें डिफरेंस है। अगर ए एलिमेंट आएगा तो ए का संबंध ए से तो आना चाहिए, इसमें ये नहीं बोल रहा कि बाकी एलिमेंट से इसका संबंध नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैंने एक रिलेशन लिखा R1, कोई भी सेट वही ले लिया, ए इक्वल एलिमेंट ए बी सी, इसे चलते 1 2 3 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए का संबंध किससे? ए से। बी का संबंध बी से ले लिया, सी का संबंध सी से ले लिया। इसके बाद अगर मैंने ए का संबंध बी से लिखा तब भी ये कौन सा है? समतुल्य संबंध। लेकिन ये कौन सा नहीं होगा? तत्समक संबंध नहीं होगा। समतुल्य तो होगा, ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? ये तत्समक संबंध नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये इस कंडीशन से समतुल्य हो जाएगा। वही कंडीशन अगर इसको मैं लिखूं वापस, अगर इस एलिमेंट को हटा दूं मैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? समतुल्य भी हो जाएगा और तत्समक भी हो जाएगा। एक रिलेशन दो प्रकार हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई प्रकार। तो ये कौन सा हो जाएगा? समतुल्य भी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? तत्समक संबंध। तो ये कंडीशन है ये। अब यहाँ से अगर आपने इस एलिमेंट को हटा दिया तो ना तो समतुल्य होगा, ना ही क्या होगा? तत्समक होगा। अगर क्योंकि इसमें भी यही कंडीशन बोल रहा है, अगर ए एलिमेंट ए का है तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी भी तो इसी का एलिमेंट है तो बी का भी इससे होना चाहिए, सी भी इसका एलिमेंट है तो सी का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? सी से। ये समतुल्य संबंध की कंडीशन है कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दो हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड। ज़्यादा हो गए क्या? फोर्थ। इसके बाद आता है सममित यानी सिमेट्रिक। सममित रिलेशन की सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन, सममित का मतलब होगा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन ए का रिलेशन किससे है? बी से। ध्यान रखना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए का रिलेशन किससे है? बी से। दोनों एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही। ए का संबंध अगर बी से है देन सममित की कंडीशन होती है बी का संबंध भी किससे होना चाहिए? ए से। अगर ए का बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। वो रिलेशन कौन सा कहलाता है? सममित रिलेशन कहलाता है। जैसे 1 का 2 से है तो 2 का किससे आना चाहिए? 1 से होना चाहिए। ये कंडीशन होती है सममित की, अगर है तो। इसके बाद आता है संक्रामक, ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक भी आएगा, वो भी देखेंगे। एंटीसिमेट्रिक बता देता हूँ पहले। एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित। एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित। और एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? प्रतिसम्मित। एंटीसिमेट्रिक कंडीशन होती है अगर ए का रिलेशन किससे हो? बी से हो। ए का रिलेशन बी से होगा, कब होगा? यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब होगा? यदि और केवल यदि ए की वैल्यू किसके इक्वल आए? बी से। मतलब किसी भी एलिमेंट, एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन, किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन तभी होगा जब वो दोनों एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। ऐसे 3 ही एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। या तो अगर आपको रिलेशन दे रखा है, कोई भी संबंध है, ए का संबंध बी से किस प्रकार डिफाइंड है? ये डिफाइन कर रखा है कि ए की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी बी से। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। या सेकंड होगा ए सेट दे रखा है, सेट ए का रिलेशन किसी दूसरे सेट से होगा यदि ए सबसेट हो किसका? बी का। या
तीसरा जो एग्जाम्पल है, ए का संबंध बी से होगा यदि ए, कौन सी कंडीशन हो, यदि ए बी का भाजक हो, ए इज डिविजर ऑफ बी, ए इज डिविजर ऑफ बी, ए बी का भाजक हो, ये कंडीशन है। ए का संबंध बी से होगा तो कंडीशन क्या आएगी, तभी दो कंडीशन आती है, उल्टी लिख दी, एक मिनट। ए का संबंध किससे हो, बी से हो, ए का संबंध बी से, बी का संबंध किससे हो, बी का संबंध ए से हो। इसमें दो कंडीशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ध्यान रखें। ए का संबंध तो किससे होना चाहिए, बी का संबंध ए से होना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब ए की वैल्यू किसके इक्वल आए, बी के इक्वल। ये कंडीशन, ए का संबंध बी से, बी का संबंध किससे होगा, ए से, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब वो कंडीशन आएगी। ये ध्यान रखना, दो कंडीशन हो तभी, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तब भी वो रिलेशन कौन सा माना जाता है, प्रतिसम्मित ही माना जाता है। अगर ऐसी कंडीशन ही नहीं हो तो ये प्रतिसम्मित कब होगा, अगर ए का संबंध किससे हो, बी से, बी का संबंध किससे हो, ए से, तो ए की वैल्यू किसके, अब यहाँ से निकालोगे ए की वैल्यू। अगर ए का संबंध बी से है तो ए लेस देन बी आएगा, और बी का संबंध अगर ए से है तो बी की वैल्यू लेस देन इक्वल, और ये दोनों अगर ये आ गए तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल। मतलब तीन ही ऐसे रिलेशन होते हैं जो कौन से होते हैं, प्रतिसम्मित रिलेशन होते हैं, ये तीनों। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो संक्रामक की है, यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक सब न बेरो है, डेफिनेशन कौन बेरो, संक्रामक अधिकतर ने कौन बेरो होगा लगभग, लेकिन अभी कोरोना चला है, संक्रामक ही था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, और जो फ्लो होने का, जो वायरस जो फ्लो है एक से आगे, मतलब एक से दूसरे में, तो वो एक व्यक्ति से हुआ था, एक से मतलब एक से कितने में हुआ था, ज़्यादा। क्या संक्रामक की कंडीशन है, कोई भी संबंध है आर, ए पर परिभाषित है, आर कोई भी एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन जो किस पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित, मतलब ए सेट हो गया, ए पर परिभाषित, आर कोई भी एक संबंध दे रखा है विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तब आर कौन सा कहलाता है, आर ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। कब होगा, यदि फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ठीक है, एक ही कंडीशन होगी, हाँ कई बार सोचता ना पूरी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कटेगी, थर्ड कटेगी, थर्ड फर्स्ट सारी आ जाएंगी, एक ही कंडीशन है, यदि ए का संबंध किससे हो, बी से, बी का संबंध किससे हो, सी से, दो आ गई, अरे एक में ही है, ए का संबंध किससे हो, बी से, बी का संबंध किससे हो, ए सी से, सी में, तो क्या होना चाहिए, तब ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। मतलब पहला किससे, ए से बी में गया, बी से किस में गया, सी में गया, तो ये भी तो है, ये कौन सा हो गया, संक्रामक। अब यहाँ से देखो, अगर ए का संबंध बी से हुआ, मतलब कंडीशन तब भी आनी चाहिए जब ये दोनों कंडीशन, अब कोई मान लीजिए एक व्यक्ति में संक्रामक रोग था, एक से दूसरे में फैला, दूसरे से किस में गया, तीसरे, इसका मतलब फैला किससे, पहले वाले व्यक्ति से, संक्रामक रोग की इसी कंडीशन है। अब यहाँ से संक्रामक रोग है, आपने इसको यहीं रोक दिया, रोग तो संक्रामक था, अगर आपने इसको यहीं रोक दिया तो भी क्या माना जाता है, संक्रामक रोग ही माना जाएगा, रोग चेंज थोड़ी हो जाएगा, संक्रामक है, आपने रोक ही दिया, फैला ही नहीं। तो यहाँ से अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, मतलब ए का संबंध बी से तो आ गया, लेकिन बी का संबंध किससे नहीं आ रहा, सी से, आपने इसको ए से बी तक यहीं रोक दिया, यहाँ से यहाँ तक ही फैला, फैला यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, आपने इसको यहीं पर रोक दिया, इसको कैसे भी, जैसे आपने कोई टेबलेट देके वैक्सीन लगा के जो भी आपको रोकना था, इसको यहीं रोक दिया, इसका मतलब आगे नहीं फैला, लेकिन रोग तो कौन सा रहेगा, संक्रामक है। अब रोग का नाम थोड़ी चेंज कर दो, वो तो संक्रामक हो ही कौन है, बोले गुरु जी, आगे फैले ही कौन है। तो यही रिलेशन में कंडीशन सेम के सेम, अगर ए का संबंध सिर्फ बी से दे रखा है
और बी का आगे कोई संबंध ही नहीं दे रखा किसी भी एलिमेंट से, तो आपको ये कंडीशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी रो कौन सा, वो क्या माना जाएगा, रिलेशन कौन सा माना जाएगा, संक्रामक ही माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक का संबंध है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कोई भी एक रिलेशन, एक का संबंध मैंने लिखा 2 से, 2 से मैंने लिख दिया, फिर 2 का संबंध 3 से। अब संक्रामक कब होगा, एक का तो 2 से आ गया, 2 का किससे है, 3 से, तब एक का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। एक का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से, ये कंडीशन आएगी। 3 का संबंध किससे आ गया, 3 का संबंध है क्या यहाँ पर, किससे से, कौन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, संक्रामक माना जाता है, एक का 2 से 2 से। अब एक और लिख देता हूँ, मैंने दूसरा लिखा, एक का संबंध मैंने लिखा 2 से, ठीक है, एक और मैंने लिख दिया किससे, कि एक मैंने लिख दिया 3 का संबंध किससे है, 4 से। एक का संबंध 2 से, 3 का संबंध किससे, अब 1 से 2 में गया, आगे इसने फैला ही नहीं, 3 से 4। एक का संबंध 2 से, लेकिन 2 का इसमें देखो कहीं पर संबंध आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 3 का संबंध 4 से, 4 का इसमें कहीं पर संबंध आ रहा है क्या, कहीं पर भी। 4 का किसी से, कि 4 का 2 से आ गया, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या माना जाता है, संक्रामक, क्योंकि आगे वाली कंडीशन नहीं आ रही। हम कंडीशन तभी चेक करते हैं जैसे 4 की कंडीशन आ जाती है 1 से, 4 का संबंध, तो 3 का संबंध फिर किससे होना चाहिए था, 1 से। अगर ये होता तो 3 का संबंध किससे आना चाहिए था, 1 से, अगर होता तो। ये है ही नहीं, इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है। और माना क्या जाएगा, संबंध कौन सा माना जाएगा, संक्रामक ही माना जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन ही माना जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये कंडीशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे वाले जो हैं डेफिनेशन है या फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।